Okay, so now we'll see the next question. You have understand the answer of this question. Now we'll move towards next question. So what is the next question? I'm going to read the question and I'm going to explain the question then. Okay, first I'll read the question, then I will explain the question. So what is the question? A tennis ball is dropped on the floor from a height of 9.8 meter. A tennis ball is dropped from the height of 9.8 meter. Okay, it rebounds to height of 5 meter. Ball comes into contact with the floor for 0.2 seconds. So average acceleration during contact is okay. एवरेज एक्सेलरेशन जी क्या होता है? ये एवरेज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डिफरेंस इन टाइम. तो भाई फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बाद में, लेकिन टाइम का डिफरेंस तो 0.2 सेकेंड दिया है भाई. मतलब एक टेनिस बॉल है 9.8 मीटर की हाइट से नीचे ड्रॉप करी गई और नीचे ड्रॉप करने के बाद ये जैसे ही ज़मीन से टकराएगी, पहले इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v1. जैसे ही ज़मीन से टकराई और टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी होगी भाई v2, जस्ट बाद में v2. लेकिन इसने क्या किया, ये इतनी हाइट तक ऊपर गई. कितनी हाइट है ये? 5 मीटर तक. 5 मीटर तक ऊपर गई. लेकिन जो इंटरेक्शन इसका हुआ ग्राउंड के साथ वो था 0.2 सेकेंड का. मतलब v1 से v2 वेलोसिटी चेंज होने में कितना टाइम लगा? 0.2 सेकेंड. इसीलिए मैंने यहाँ पे 0.2 सेकेंड t2 माइनस t1 की वैल्यू लिखी. t2 माइनस t1 की वैल्यू जो है 0.2 सेकेंड, क्योंकि इस इंटरेक्शन में जो टाइम लगा वो 0.2 सेकेंड था. अब मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए और इनिशियल वेलोसिटी चाहिए इसकी भाई. और इसमें z की वैल्यू कितनी लेनी है वो देख लेते हैं. तो भाई z की वैल्यू इसने बोला है कि 10 लो आप. z की वैल्यू कितनी लेनी है भाई? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. सबसे पहले ये बताओ v1 की वैल्यू क्या होगी? v1 वो वेलोसिटी है जब ये बॉल जस्ट ज़मीन से टकराने वाली होगी, उससे जस्ट पहले की वेलोसिटी है. इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है, इसको ड्रॉप किया गया है तो ठीक है. फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है. तो कौन सी इक्वेशन लगाऊं जिसमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की बात होती है? इसमें टाइम की कोई बात नहीं है, तो इसलिए टाइम वाली इक्वेशन नहीं लगा सकते. टाइम फर्स्ट इक्वेशन में भी आता है, सेकंड में भी, लेकिन थर्ड में नहीं आता. तो मुझे लगता है थर्ड इक्वेशन लगाना बहुत सही होगा. वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a. वी स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी जो कि अपने को निकालनी है v1. यू स्क्वायर मतलब इनिशियल वेलोसिटी भाई 0, क्योंकि इसको ड्रॉप किया गया है, इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है भाई? इस ए मतलब माइनस जी. माइनस जी मतलब जी की वैल्यू 10 लेनी है, इसने बता दिया. एस की वैल्यू कितनी है? 9.8. तो यहाँ से v1 स्क्वायर की वैल्यू जो आई वो आ गई, ये माइनस में ही आएगा ना, एस माइनस में ही आएगा ना. डिस्प्लेसमेंट देखो इस जगह से इस जगह नीचे की साइड में जा रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट माइनस में. तो 20 इंटू 9.8. ठीक है, ठीक है जी, ठीक है. मैं इसको क्या करता हूँ जी, 5 4 ज़ा 20 एंड 49 2 ज़ा 98. ओके, so I'll do one thing. I can write this as like this, 20 into 4.9 into 2. ट्रिक सीखो, ट्रिक कैसे निकालूंगा मैं. 4.9 को मैं बना देता हूँ 49. कैसे बनाया मैंने 49? इसका 0 इसको दे दिया तो 49 बन गया. ये 2 एंड 2, ये 2 एंड 2. कोई डाउट तो नहीं है भाई? कोई डाउट तो नहीं है? ये मैंने कहाँ से लिख दिया? मैं आपको बता रहा हूँ इजीली कैसे आप इसका अंडर रूट निकाल सकते हो, इसलिए मैं आपको इतना बता रहा हूँ भाई. क्योंकि 98 को मैंने क्या लिखा? 49 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, मतलब 9.8 हो रहा है. 20 ये, अब 20 के बाद जो 10 था मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये 49 बन गया और ये 2 इंटू 2 हो गया. अब बताओ मुझे क्या 49 को 7 इंटू 7 लिख सकता हूँ जी? अब बताओ भाई, ये इतना लंबा आपको करना नहीं है, ये सब दिमाग में सोचना है भाई. इसका जब अंडर रूट लोगे तो v1 की वैल्यू प्लस माइनस 7 इंटू 2. सो v1 विल बी प्लस माइनस 14. सो यू हैव इनिशियल वेलोसिटी v1. नाउ यू विल टेल अबाउट द साइन. आप मुझे साइन के बारे में बताओगे, प्लस 40 लूँ या माइनस 40? तो इस वाले पॉइंट पर टकराने से जस्ट पहले वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, नीचे की डायरेक्शन में, मतलब नीचे की डायरेक्शन में होगी. मतलब v1 की वैल्यू आपको लेनी है -40 मीटर पर सेकेंड. -40 मीटर पर सेकेंड. क्या ये बात आप मेरी समझ पाए जी? समझ पाए जी. अब क्या हुआ कि टकराई, बॉल आई, v1 वेलोसिटी टकराने से जस्ट पहले, जैसे ही वो टकरा जाएगी तब तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी. जिस पॉइंट पे वो टकरा गई उस एक
एक फ्रैक्शन और टाइम के लिए वेलोसिटी हो गई 0। फिर जैसे वो रिबाउंड करेगी फिर उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी, अपर डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में हो जाएगी वेलोसिटी। और वो वैल्यू कितनी होगी, वो वैल्यू मैं निकालना चाहता हूँ भाई कि जब ये टकराने के बाद इधर गई तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। इसके लिए ये आपको दे रखा है कि ये 5 मीटर तक ऊपर गई। अब मुझे 5 मीटर ऊपर गई मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। अब मैंने v = 0 क्यों लिखा, क्योंकि मेरे लिए अब ये फाइनल वेलोसिटी ये हो गई। मैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के लिए इक्वेशन वापस लिख रहा हूँ, यही वाली v² = u² + 2s। इस केस में v कितना है भाई 0, क्योंकि v क्या फाइनल वेलोसिटी होती है और फाइनल वेलोसिटी इस केस में 0। u की वैल्यू मुझे निकालनी है जो कि है v2 और वो पॉजिटिव ही होगी क्योंकि वो ऊपर की डायरेक्शन में आएगी ना। इस बार यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी ऊपर +2 × a की वैल्यू -10 इंटू एस कितना है भाई एस मतलब ये डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट इस बार पॉजिटिव होगी क्योंकि ये ऊपर की डायरेक्शन में भाई। तो यहाँ से जो v2² की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 100 और v2 की वैल्यू आएगी +-10। सो यू विल टेक द वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव। यू नो दैट v2 इज इन अपर डायरेक्शन, देन यू विल टेक द v2 +10। ओके, आर यू गेटिंग द पॉइंट? So now you will have the value of v2 that is 10 minus v1 is -14, so this is minus plus, so it is 24 by 0.2. You'll get the value 120 meter per second square. So it is the average acceleration. Are you getting the question? क्या आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा है डियर? हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ भाई। एक बॉल है जिसको आपने ऊपर वाले पॉइंट से छोड़ दिया भाई, ऊपर वाले पॉइंट से छोड़ दिया बिना घबराए, और वो जैसी बॉल नीचे टकराई, वेलोसिटी टकराई, और जिस इंटरेक्शन में वो टाइम लगा ना, जिस इंटरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी v1 से वो टकराई, टकराने के बाद फिर ऊपर रिबाउंड करेगी वो, तो इस इंटरेक्शन में जो टाइम लगा 0.2 सेकेंड, मतलब t2 - t1 की वैल्यू 0.1 है। अब मुझे टकराने की जस्ट बाद की वेलोसिटी और टकराने से जस्ट पहले की वेलोसिटी चाहिए। टकराने की जस्ट पहले की वेलोसिटी तो कैसे निकालोगे, यहाँ से यहाँ तक के लिए थर्ड इक्वेशन लगा दो, और टकराने के बाद की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ से यहाँ तक के लिए थर्ड इक्वेशन लगा दो, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट दोनों के दे रखे थे। इस केस में 9.8 था, इस केस में 5 था, दोनों निकाल ली तो v1 की वैल्यू भी आ गई, v2 की वैल्यू भी आ गई, और फाइनली भाई मेरे पास एवरेज एक्सीलरेशन आ गया z। समझ गए z? आया ना मजा z? अरे बोलना बच्चे, अरे भोले बच्चे, हाँ भोले कॉन्सेप्ट याद रखना। मैंने जो शुरू में बताया था कि जेई क्वेश्चन है भाई, जेई के, इसमें जल्दीबाजी नहीं चलेगी, इसमें कॉन्सेप्ट चलेंगे, कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ये रहा, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टार। ओके, एक बॉल है भाई जिसको टॉप ऑफ द टावर से ऊपर की डायरेक्शन में फेंका जाता है, किस वेलोसिटी से, 19.6 मीटर पर सेकंड से। भाई फेंक दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, फेंक दिया मैंने तो। द बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 6 सेकेंड। तो भाई बॉल स्ट्राइक कब करेगी, पहले ये ऊपर जाएगी, फिर इसकी इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर नीचे आएगी, आते 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 इस पॉइंट पर भाई स्ट्राइक कर रही है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। टोटल टाइम जो लगा भाई वो 6 सेकेंड का टाइम लगा। मैंने कहा ठीक है, लग जाने दो। द बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द बॉल कैन राइज विल बी। ओके, द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, आपसे ये हाइट पूछिए जिस हाइट पर ये ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जा सकती है, तो भाई आपको ये वैल्यू पूछिए भाई, आपको ये एच की वैल्यू पूछिए भाई, समझ रहे हो? तो यदि इस बिल्डिंग की हाइट यदि h1 है और इस वाले पॉइंट से ये h2 मैक्सिमम हाइट तक गई भाई, तो आपके लिए h की वैल्यू जो होगी वो h1 प्लस h2 होगी। क्या ये बात आप समझ पाए? अच्छा, जब मैंने ये चीज़ पढ़ाई थी आपको डिस्प्लेसमेंट वाली, तो मैंने बोला था कि जो एक लॉज होते हैं, जो 3 इक्वेशन होती है वो तब वैलिड होती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। क्योंकि अब आप ऐसे फेंक रहे हो, ये सारा मोशन हो रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया जी की वैल्यू क्या लेनी है आपको, -9.8। तो आपको -9.8 लेनी है, 10 नहीं ले सकते आप। एक बात ये क्लियर हो गई। अब मुझे ये बताओ, पहले बिल्डिंग की हाइट निकाल दूं मैं? निकाल देते हैं भाई।
अब एक चीज़ बताओ, इसमें टाइम की कोई बात नहीं हो रही, टाइम की कोई बात नहीं हो रही, तो दिमाग बंद कर लो, दिमाग बंद कर लो भाई, दिमाग बंद कर लो आप। यदि टाइम की बात नहीं होगी तो दिमाग बंद कर लोगे ना आप, दिमाग बंद कर लोगे और आप क्या करोगे, आप क्या करोगे कि डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन लगा दोगे, यही करोगे आप, यही करोगे आप। लेकिन इसने तो बोला है कि भाई इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगा वो 6 सेकंड था, 6 सेकंड था, मतलब टाइम की बात तो कर दी इसने भाई। और क्या इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। यदि इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो, इनिशियल वेलोसिटी प्लस में आएगी या माइनस में, तो भाई प्लस में आएगी, वो प्लस में क्यों आएगी, क्योंकि वो ऊपर की डायरेक्शन में। इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है और डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कौन सी इक्वेशन लगाओगे, जी बोलो जी, अरे बोल दो यार, अरे बोल दो बिना डरे हुए, लगाओगे भाई सेकंड इक्वेशन है, /ut + ½ AT², यही एक इक्वेशन है, इसमें टाइम की, डिस्प्लेसमेंट की एंड इनिशियल वेलोसिटी की बात होती है। एस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपको ये नहीं देखना ये ऊपर गई थी क्या गई थी, आपको तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखना है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के लिए फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट से h1 नीचे है, मतलब -h1 है। -h1 क्यों आया, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट नीचे की डायरेक्शन में, एस की वैल्यू आ गई। यू की वैल्यू भाई प्लस में लोगे, क्यों लोगे प्लस में, क्योंकि वो ऊपर की डायरेक्शन में, +19.6 इंटू टी, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है इसका 6 सेकेंड, P+½ इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी लेनी है 9.8, लेकिन माइनस में लेनी है, इंटू t² मतलब 36, 6 का स्क्वायर 36। क्या यहाँ से आप h1 की वैल्यू निकाल दोगे ना यार, h1 की वैल्यू निकाल दोगे ना यार, बताओ ना यार। h की वैल्यू है 19.6 इंटू 6 माइनस 9.8 इंटू 18, so you will get the value of h1 from here, s = ut + ½ AT² से आपने h1 की वैल्यू निकाल दीजिए। अब आप चाहते हो कि h2 की वैल्यू निकालो, h2 के लिए आप इक्वेशन लगाओगे पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 2 के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए आप कौन सी इक्वेशन लगाओ कि आपको ये h2 की वैल्यू मिल जाए। तो ये बताओ इसमें क्या क्या नॉन है, क्या इस वाले इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऊपर पहुँचने का टाइम पता है, नहीं पता जी, नहीं पता। जब टाइम नहीं पता तो कौन सी इक्वेशन बची, सिर्फ इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में तो टाइम आता है, लेकिन टाइम मुझे पता नहीं था, तो मैं लगा दूंगा डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन, v² = u² + 2s। सो फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे भाई मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया, मतलब वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 19.6 होल स्क्वायर P+2 इंटू ए की वैल्यू हाई, a की वैल्यू -9.8 एंड s इज अपन s2, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ h2 फ्रॉम हियर, h2 फ्रॉम हियर। आपको एक वैल्यू यहाँ से मिल गई थी, h1 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो, और h2 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। दोनों वैल्यू को डायरेक्टली ऐड कर देना है आपको, जो भी h1 की वैल्यू आए उसको और जो भी यहाँ से h2 की वैल्यू है उसको जब आप ऐड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ग्राउंड से मैक्सिमम कितनी हाइट तक बॉल गई थी जी, ये बात आपको पता चल जाएगी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन में कुछ दम था क्या, नहीं था, कुछ नहीं था, इजी क्वेश्चन है भाई, इसने ग्राउंड से हाइट पूछ ली। अब आप ये वाली इक्वेशन नहीं लगाते, ये वाली इक्वेशन नहीं लगाते, आपने जिद पकड़ ली कि मैं तो सर ये चाहता हूँ कि इस वाले पॉइंट तक पहुँचने में इसको कितना टाइम लगा वो निकालना चाहता हूँ सर, मैं तो वो निकालना चाहता हूँ, मुझे मतलब नहीं है जी। तो मैंने कहा ठीक है भाई निकाल दे तू यार, टाइम निकाल, v = u + AT लगा दे यार इतना क्यों परेशान हो रहा है यार। मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गई यार, इनिशियल पे 19.6 थी यार, प्लस a की वैल्यू -9 लेनी है यार, इंटू t you will get the time 19.6 upon 9.8, दिस इज द टाइम। इस पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक इसको इतना टाइम लगेगा। ओके, नाउ यू कैन यूज सेकंड इक्वेशन ऑल्सो, s = ut + ½ AT²। so as you want to find out that is h2 and initial velocity 19.6 और पॉजिटिव होगी क्योंकि वो ऊपर की डायरेक्शन में, टाइम मैंने निकाल दिया यहाँ से, इसको आप कट कर सकते हो ना यार, ये होता है 2 टाइम्स इसका, ये 2 टाइम मतलब टाइम आ गया 2 सेकंड, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में 2 सेकंड का टाइम लगा।
हाफ माइनस 9.8 इंटू 2 टू जा 4, इससे H2 की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अब इससे H2 निकालने के लिए आपको दो इक्वेशन यूज़ करनी पड़ी ना। पहले फर्स्ट इक्वेशन से टाइम निकाला, फिर सेकंड इक्वेशन में टाइम की वैल्यू पुट करके S निकाला। इससे अच्छा आप थर्ड इक्वेशन लगा देते तो डायरेक्ट H2 की वैल्यू आ जाती ना। आप समझ रहे हो कौन सी इक्वेशन लगानी? थोड़ा दिमाग लगा लेना, थोड़ा सा दिमाग दौड़ा लेना भाई। तो आप इस बात को तो समझ ही गए हो, मैं ये मानता हूँ जी, ये मानता हूँ भाई कि ये आप इस बात को तो समझ ही चुकी होगी मुझे कब कौन सी इक्वेशन लगानी है जी आप समझे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जाता हूँ जी, और वो क्वेश्चन आपके लिए कुछ इस तरह से है। अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर। एक बॉल है भाई जिसका जो मास है 0.5 मीटर है। अ बॉल ऑफ 0.5 मीटर 0.5 kg की बॉल है जिसको ड्रॉप किया गया हाइट ऑफ 10 मीटर। ये 10 मीटर की हाइट है यहाँ से, और 10 मीटर की हाइट से एक बॉल को भाई ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, ड्रॉप मतलब ये छोड़ देना भाई, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। द हाइट एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज। वाह यार क्वेश्चन बहुत ही, मतलब मैं क्या कहूँ, यदि आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया ना सिर्फ, फिर इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है। बस टफ क्या है, इस क्वेश्चन को समझना, बस समझना ही टफ है भाई, समझना ही टफ है। यही तो मज़े की बात है, यही तो मज़े की बात है। बस इसने क्या बोला कि आपने 10 मीटर की हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया जिसका मास 0.5 kg। तो मास का तो कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, क्योंकि तीनों इक्वेशन में मास कहीं पे यूज हो रहा था कि नहीं हो रहा था ना यार। मास का तो कोई रोल है नहीं। और मोशन कैसा होगा, ये मोशन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि आपने किसी हाइट से जाके बॉल को फेंका है, मतलब कंप्लीटली उसका मोशन होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी होगा। ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी वाले इक्वेशन लगेंगे। अपने को इनिशियल वेलोसिटी पता है। आपको क्या पूछा है कि वो हाइट बताओ। अब देखो इस क्वेश्चन में गलती करने के बहुत चांस है। वो हाइट बताओ जिस पे वेलोसिटी की वैल्यू एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाए। वेलोसिटी की वैल्यू मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाए, किसके मैग्नीट्यूड के? एक्सेलरेशन के। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? जी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 10। 9.8 भी होती है, लेकिन इसने क्वेश्चन में बोला है कि आपको 10 लेनी है जी की वैल्यू। तो v की वैल्यू जी के इक्वल हो जाए, ऐसे बोल दिया ना आपने, गलती से सोच लिया, मतलब आप गलत हो गए भाई उसी जगह पे। इसने क्या बोला? वेलोसिटी की वैल्यू एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाए। वेलोसिटी कभी भी एक्सेलरेशन के इक्वल नहीं हो सकती, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो सकता ना यार। मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं है इक्वल होने में। मैग्नीट्यूड मतलब v की वैल्यू 10 हो जाए, कुल मिला के बात ये बोल रहा है। तो हाइट बताओ। हाइट हमेशा भाई ज़मीन से ली जाएगी, कहीं ये वाली वैल्यू निकाल के मत आ जाना। इस जगह से आप जो वैल्यू निकाल दो, आप बोल दो जे वैल्यू आपने डी निकाल दी, और डी आंसर में लिख के आ जाओगे ये मेरा आंसर है भाई, और आप आ जाओ खुश हो गए। चलते 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 कहीं थक जाता, समझ रहे हो? तो आप ये डी का आंसर करके आ जाओगे, आप गलत हो जाओगे। आपको आंसर ये देना है भाई, एच माइनस मतलब 10 माइनस डी, क्योंकि ये टोटल डी 10 है, इसमें से डी सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इस जगह से वैल्यू आ जाएगी, मतलब ग्राउंड से वैल्यू। हाइट हमेशा ग्राउंड से मेजर करी जाती है, ना कि बिल्डिंग के टॉप से। हाइट इसने बोल दिया मतलब आप ग्राउंड से ही मेजर करोगे, मतलब आपको ये डिस्टेंस बतानी है जहाँ पर आगे वेलोसिटी कितनी हो जाए, 10 मीटर पर सेकेंड। अब तो इजी हो गया ना यार, सिर्फ आपको डी की वैल्यू निकालनी है और 10 में से वो माइनस कर देनी है, आपको आंसर मिल जाएगा आपका। समझ गए? तो बताओ यार, इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है, फाइनल वेलोसिटी मुझे पता है, तो क्या मैं डी निकाल सकता हूँ? कौन सी इक्वेशन लगा दूँ भाई? टाइम की कोई बात हो रही है क्या? नहीं हो रही। टाइम की बात जब नहीं होती तो मेरे पास तो एक ही चारा बचता है। कौन सा चारा? हरा चारा, जिसको खा के ही गाय क्या कर देती है भाई? दूध दे देती है। वी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, 10 माइनस लोगे क्योंकि इस जगह पे वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन होगी, लेकिन माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर प्लस 2 into a. So what is the value of acceleration? Acceleration is acceleration due to gravity, and you'll have to take the value of acceleration due to gravity 10. इसने बोल दिया भाई क्वेश्चन में। तो क्या आप डी की वैल्यू प्लस या माइनस, क्योंकि इस जगह से नीचे आ रहे हो तो ये माइनस डी, ये माइनस डी। तो यहाँ से 100 इक्वल टू आएगा 20 डी, डी की वैल्यू आ गई 5, डी की वैल्यू आ गई 5 मीटर। लेकिन याद रखना इस केस में आप डायरेक्ट आंसर ये भी लिख के आ जाते ना डी,
तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि 5 यहाँ से ही वैल्यू 5 आ रही है, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही वैल्यू आएगी। लेकिन ये वैल्यू 4 आ जाती डी की, तब आप गलती से आंसर 4 लगा के आ जाते तो आपका बैंड बच जाता जी, क्योंकि इसने हाइट पूछी और हाइट मेजर करते हैं ग्राउंड से भाई, तो आपको आंसर देना पड़ता 10 - 4 यदि डी की वैल्यू 4 आती तो। ये बात आप समझे ना मेरी, आपको आंसर 6 देना पड़ता उस केस में। हाइट पूछी है तो ग्राउंड से हाइट मेजर करोगे, जिस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी इतनी है। अच्छा क्वेश्चन था ना यार, क्वेश्चन इजी था, लेकिन भाई इसमें गलती करने के चांस कई जगह थे। एक तो चांस यही था, आप ये मान के चल दो कि सर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड के इक्वल कैसे हो जाएगी, तो ये आपने ऐसा सोचा कि आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे, अपने आप को हीरो समझ लोगे कि मैंने तो इस क्वेश्चन में गलती निकाल दी सर, इसने तो ऐसा। लेकिन उसने क्या बोला था, मैग्नीट्यूड इक्वल है, ना कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज projected vertically upward with the initial velocity of 50 meter per second at t equals to 0 and t equals to 2 second. Another ball is projected vertically upward with same velocity. At what time second ball will meet the first ball? Second ball will meet the first ball. भाई एक बॉल है जिसको 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया जी, फेंक दिया, ठीक है। दूसरी बॉल को 2 सेकंड के बाद, दूसरी बॉल को 2 सेकंड के बाद फेंका गया भाई, सेम वेलोसिटी, उसे ऊपर की डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी इसकी भी सेम है, ठीक है जी, ठीक है। अब ये एक पॉइंट पे जाके मिलती है कहीं ऊपर, तो मैं उस पॉइंट को मान लेता हूँ जिस पॉइंट की नीचे से हाइट है वो h है। दोनों की जब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम होगा ग्राउंड से, तभी तो मिलेंगी ना, समझ रहे हो ना। ये ग्राउंड है भाई, ग्राउंड लेवल से दोनों जब सेम हाइट पे होंगी तभी तो एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है। ये बात आप समझ गए। मैं मानता हूँ भाई, मैं क्या मानता हूँ भाई, कि इसको, ये जो सेकंड बॉल है ना भाई, ये फर्स्ट बॉल है और ये बाद में जो गई है सेकंड बॉल है, यदि सेकंड बॉल को टाइम t लगता है इस पॉइंट तक पहुँचने में, तो फर्स्ट बॉल को टाइम कितना लग रहा होगा पहले ये बताओ। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि t+2 लग रहा होगा, t+2 लग रहा होगा। यदि सेकंड बॉल को t टाइम लगा तो फर्स्ट बॉल को t+2 लगेगा, क्योंकि जो फर्स्ट बॉल थी वो सेकंड बॉल से 2 सेकंड पहले ही फेंक दी गई थी भाई, समझ रहे हो। जो सेकंड बॉल जो थी ना आपकी, वो फर्स्ट बॉल से 2 सेकंड पहले ही फेंक दी गई थी। यदि सेकंड बॉल को टाइम t लगा यहाँ तक पहुँचे में, तो फर्स्ट बॉल को t+2 लगेगा ना यार, t+2 क्यों लगेगा। अब आपको ये चीज़ें दिमाग में नहीं रखनी, सर ऐसा हो सकता है कि ये ऊपर जाके यहाँ पर आई हो, कुछ भी हुआ हो, फाइनली क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे जाके वो मीट कर रही है, एक दूसरे से मिल रही हैं। तो यहाँ से जो दोनों की हाइट है वो तो सेम ही होगी ना h, तभी तो वो मिलेंगी। भले ही वो ऊपर जाके नीचे आ गई हो, या सेकंड बॉल जस्ट यहाँ पर जब पहुँची हो तब ऐसा पॉइंट आया हो कि ये ऊपर जाके भी नीचे भी आ चुकी हो, लेकिन ठीक है, इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो दोनों का सेम ही होगा। तो फर्स्ट के लिए इक्वेशन लगा दो, s = ut + ½ AD², ud + ½ AD²। s की वैल्यू फर्स्ट के लिए s1 वैल्यू कितनी है, h ही आएगी, h। u भाई 50 है और पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब +50। टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना लगा, फर्स्ट बॉल को t+2 +½ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g, और g की वैल्यू मैं देख लेता हूँ, 10 लेनी है, 9.8 लेनी है। तो भाई इसने बोला 10 लेनी है, सरेआम इसने 10 लेने के लिए बोल दिया भाई। ध्यान देना, t+2 का स्क्वायर, याद रखना इस बात को। h की वैल्यू आ गई, यहाँ से नहीं आएगी क्योंकि h और t में इक्वेशन बनी है। दूसरी बॉल के लिए इक्वेशन सेम, हाइट तक पहुँचेगी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी 50 थी भाई, टाइम इसको t लगा, +½ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यही होगा, और t का स्क्वायर। क्या पहले ये बताओ, ये दोनों इक्वेशन आपको समझ आई या फिर नहीं आई। s = ut + ½ AD², इसके लिए s = ut + ½ AD², ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई जी? अरे बोलो जी, ये बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। यदि पहली बॉल को t+2 लगेंगे तो 2 सेकंड बाद इसको फेंका गया है तो इसको t लगेगा टाइम। मैंने क्या माना है कि दूसरी बॉल जब h हाइट पे पहुंचती है तो उसको टाइम t लगता है, तो ये 2 सेकंड पहले पहुंच गई थी तब भी ये h हाइट पे पहुंच पा रही है, मतलब इसको t+2 टाइम लगा होगा, समझ गए ना। तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, इसमें एक h एक t, इसमें भी h एंड t, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन क्या आप सॉल्व कर सकते हो, क्या आप सॉल्व कर सकते हो भाई। h की वैल्यू दोनों में ही पॉजिटिव लेनी है, भले ही फर्स्ट बॉल ऊपर जाके नीचे आए उससे मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली ये ऊपर है
ये वाली हाइट दोनों से इनिशियल से ऊपर है, मतलब पॉजिटिव लोगे डिस्प्लेसमेंट। रेफरेंस पॉइंट के कंपेरिजन में ये ऊपर ही गई है, मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ही रहेगा। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का भी तरीका मुझे बताना पड़ेगा क्या? नहीं बताना पड़ेगा, तो ठीक है नहीं बताना पड़ेगा, लेकिन मैं आपके लिए थोड़ी सी सहूलियत कर देता हूँ। मैं इसको इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 50t प्लस 100 माइनस 2 5 13 t प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक इक्वेशन ये रही। और दूसरी इक्वेशन ये वाली को सॉल्व करता हूँ, तो ये 50t माइनस 5 into t square. So what you will do, subtract equation 1 माइनस इक्वेशन 2। फर्स्ट वाली में से सेकंड वाली को माइनस कर दो आप, ठीक है। तो इधर वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, h माइनस एच। अब इसमें से इसको माइनस करोगे भाई, तो ये 50 चला जाएगा। माइनस करने का तरीका पता है ना यार? ये भी नहीं पता? देखो लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से माइनस करो, राइट हैंड को जी राइट हैंड से माइनस करो जी। तो पहली वाली पूरी इक्वेशन लिखो 5, और इसको तो एक्सपेंड कर ही सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से प्लस 4, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। इसमें से माइनस करना है, तो पहले मैं इसको हटा दूँ, इस सेकंड इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन के इस राइट हैंड साइड को। तो भाई 50 इसमें 50 कटेगा नहीं अभी, क्योंकि मैंने इधर भी 50t लिखा है, बाद में कट जाएगा वो अंदर। 50t माइनस 5t स्क्वायर। क्या ये बात आप समझ गए? मैंने डायरेक्टली इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड। इतनी ज़्यादा चीज़ें मुझे बतानी पड़ेंगी क्या तुम्हें? अरे बोलो बच्चों, इतनी सारी चीज़ें मैं ही बताऊँगी तुम्हें, तो फिर तुम क्या करोगे जी? अरे बोलो जी। तो ये वैल्यू हो गई 0 जी, और ये वैल्यू हो गई 50t प्लस 100 माइनस 5t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 20 माइनस 50t प्लस 5t स्क्वायर। ये गया जी, ये गया जी, ये गया जी। देखो देखो क्या हुआ ये, तो यहाँ से जो वैल्यू आई भाई मेरे भाई, 100 माइनस 20 मीन्स 80 माइनस 20t। सो 80 minus 20t, you'll get the value 20t equals to 80. That means t equals to 4 seconds. Now you can put the value of t in any of the equation. आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में से t की वैल्यू पुट कर दो, तो आपको h की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। वो दोनों की साइड पे जाके मिलेंगी, ये वैल्यू आपको पता चल जाएगी, ये टाइम भी पता चल जाएगा। ये टाइम किसके लिए आया ये ध्यान रखना। फर्स्ट बॉल 4 सेकंड में उस जगह पे पहुंचेगी जिस जगह पे, सॉरी सेकंड बॉल उस जगह पे 4 सेकंड में पहुंचेगी जहां पर फर्स्ट बॉल कितनी सेकंड में पहुंचेगी, 4 + 2 6 सेकंड में। उस जगह पे फर्स्ट बॉल को पहुंचने में 6 सेकंड का टाइम लगेगा, लेकिन सेकंड बॉल को लगेगा सिर्फ 4 सेकंड का टाइम, क्योंकि मैंने टाइम जो माना था टी सेकंड, वो किसके लिए माना था? सेकंड बॉल एच एड तक पहुंचने में टी सेकंड लेती है, और फर्स्ट बॉल कितनी लेगी, t + 2। सो वो जो भी आपसे पूछना चाहे उसका आंसर दे सकते हो जी, समझ रहे हो ना जी? अरे बोलो जी, अरे कौहा 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 जी, कौहा 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 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आप किसी ने वाइट बोर्ड पे प्रस्तुत हैं। फ्रॉम, कौन सा एक क्वेश्चन है भाई? A ball is dropped from the top of a 100-meter high tower on a planet. मज़ेदार क्वेश्चन। एक बॉल है भाई, ये 100 मीटर का टार है, टार मतलब टार, 100 मीटर हाइट का टार है भाई, ठीक है। यहाँ से अब एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है भाई 100 मीटर हाइट के टायर से इन ए प्लानेट। अब ये अर्थ की बात नहीं हो रही भाई, अब ये अर्थ की बात कर ही नहीं रहा, ये कहीं दूसरे प्लानेट पे चला, किसी दूसरे प्लानेट पे, जहाँ पर जी की वैल्यू -8 और -10 दोनों में से कुछ भी नहीं है। मुझे पता नहीं उस प्लानेट पे जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, ये तो अर्थ के लिए होता है, मतलब ये वैल्यू फिक्स नहीं है भाई, जी की वैल्यू पता नहीं मुझे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता नहीं मुझे, ग्रेविटी भी क्यों बोलूँगा, एक्सेलरेशन इन दैट प्लानेट बोलूँगा, ग्रेविटी मतलब अर्थ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इन द लास्ट हाफ सेकेंड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 19 मीटर। उस प्लानेट के बारे में सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रखी कि लास्ट हाफ सेकेंड में
लास्ट हाफ सेकंड में ये 19 मीटर डिस्टेंस कवर करती है भाई उस प्लानेट पे। जो भी स्टोन बॉल जो भी यहाँ से ड्रॉप कर रहे हो वो लास्ट 19 मीटर हाफ सेकंड में कवर करती है। तो आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ दैट प्लानेट। यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी की वैल्यू बतानी है भाई, जी की वैल्यू बतानी है। इस प्लानेट के लिए जी की वैल्यू फिक्स नहीं है ना, अर्थ के लिए तो फिक्स है 9.8 या 10, लेकिन जी की वैल्यू इसके लिए फिक्स नहीं है। तो भाई ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये वैल्यू कैसे निकालूँ मैं, ये वैल्यू कैसे निकालूँ मैं ये मानता हूँ कि भाई यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टाइम t सेकंड लगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक t, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में टाइम कितना लगा होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में टाइम लगा होगा t + हाफ। अब मुझे ये बताओ कि टाइम पता है, एस पता है और इनिशियल वेलोसिटी भी पता है। ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और डिस्प्लेसमेंट की बात होती है। मुझे तो लगता है ये प्यारी इक्वेशन है अपनी, ये मेरी प्यारी इक्वेशन है भाई। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है क्या? अरे बोलो जी। एस की वैल्यू -100, यू की वैल्यू भाई 0 क्योंकि इसको इनिशियली ड्रॉप किया गया था। टाइम कुछ भी हो मल्टीप्लाई करोगे तो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मुझे नहीं पता इस प्लानेट का, अब जी मत रख देना, ए मुझे निकालना है भाई। और टाइम कितना लगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आने में जो टाइम लगा वो t + हाफ का होल स्क्वायर लगा। इस पॉइंट तक आने में t लगा, इस पॉइंट तक आने में ये लगा। ये तो होगी भाई इसकी वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है 100 मीटर की वैल्यू। अब बताओ इस पॉइंट से लेके, इसको मैं देता हूँ पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 2 तक के लिए ये इक्वेशन लगा सकते हो, क्योंकि इसके लिए भी मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी की तो इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और एस की वैल्यू भी पता है, मतलब एच की वैल्यू भी पता है, वो कितनी हो जाएगी 100 - 90, ये वैल्यू होगी। ये टोटल 100 है जिसमें से 19 ये इतनी टाइम में कवर करी, तो बाकी समझ रहे हो ना आप। तो ये हो जाएगी 100 - 90। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है भाई 100 - 90, 100 - 90 होता है 81 मीटर। सो यू हैव द वैल्यू ऑफ displacement that is 81 and you have the velocity of time that is t. So you will apply the equation as equals to ut plus half ad square. From I'll give the point, this is the point number 1, point number 2 and point number 2 3. I am applying from 1 to 2. S is -81 equals to u is 0 into t + हाफ। ए की वैल्यू मुझे नहीं पता जी, निकालनी पड़ेगी। टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक, मैंने टी माना था ना भाई, ये टी माना था जी, तो टी का स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओगे, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करके आप इसमें इस क्वेश्चन इन दोनों में वेरिएबल क्या है, ए एंड टी, इसमें भी वेरिएबल का ए एंड टी, मतलब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल इजी निकाल सकते हो। क्या करोगे आप 1/2 कर दो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर दो। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करो, तो -100 डिवाइडेड बाई -81, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 100/81 ये ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड में क्या करोगे 1/2, ए ऊपर भी है 1/2 ए नीचे भी है, मतलब ये तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा ये और नीचे बचेगा भाई t², क्योंकि 1/2 है कट जाएगा जब। अब क्या करो, ये इसका होल स्क्वायर आएगा, तो होल स्क्वायर मतलब इस साइड का अंडर रूट, तो t + हाफ डिवाइडेड बाई टी इक्वल्स टू ±10/9। ये बात समझिए आप कैसे है, क्योंकि मैंने यहाँ से स्क्वायर हटाया, इसके ऊपर रूट लगाया, रूट लगा हुआ है तो रूट आता है हमेशा ±, तो ± आएगा। 100 को जब रूट से बाहर निकालोगे तो 10 आएगा और 81 को निकालोगे तो 9 आएगा। तो एक बार 10/9 लेके सॉल्व करो इसको, 10/9 लेके +10/9, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी हाफ इक्वल्स टू 10/9t माइनस टी, इस टी को मैं इधर ले गया, तो यहाँ से t/9 की वैल्यू आ रही है 1/2। सो t/9 यही है ना 1/2, सो t इक्वल्स टू 4.5 सेकेंड। एग्री और नॉट, 9/2 वैल्यू आई ना। दूसरी वैल्यू जब टाइम की कैसे निकालोगे, जब इसमें माइनस पुट करोगे, मतलब -10/9।
-10/9। तो इसमें -10/9 पुट कर दो, तो यहाँ से मैं ऊपर ले जाता हूँ इसको कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ से जब आप वैल्यू पुट करोगे तो t + ½ इक्वल्स टू -10/9 इंटू टी, यही वैल्यू आएगी भाई, ये वैल्यू आएगी ना। तो यहाँ से जब टाइम को आप इधर ले जाओगे, तो आपके लिए होगा क्या, t + ½ t, ये सब सही चल रहा है ना, -10/9 t 10/9। ओके। तो यहाँ से आप टाइम की वैल्यू एक निकाल दोगे, दूसरी टाइम की वैल्यू यहाँ से आएगी, लेकिन वो लेनी नहीं है क्योंकि यहाँ से वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो ये वाली टाइम की वैल्यू लेना और इसमें पुट कर देना, आपको पता ही चल जाएगा भाई, आपको पता ही चल जाएगा कि ए की वैल्यू क्या है। तो ये क्वेश्चन आप समझे, तो यहाँ से उठा के टी की वैल्यू पुट कर देना, ये 9/2 इस किसी भी इक्वेशन में, तो आपको ए की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, ये बात आप समझ पाए या नहीं? आपको एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लेना था, इसमें लेना कैसे था, निकालना था भाई, ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था। तो मैं वापस समझाऊँ इस क्वेश्चन को। देखो क्या हुआ था कि आपने एक टार है जिसकी हाइट 100 मीटर है, उससे एक किसी भी बॉल को ऊपर से नीचे फेंका तो पता चला कि लास्ट 19 मीटर की डिस्टेंस उसने ½ सेकंड में कवर करी। मैंने क्या मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर करी वो टी टाइम में कवर करी, बाकी बची हुई ½ सेकंड में। तो टोटल टाइम इसको कितना लगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का t + ½ तो पहले एक इक्वेशन लगा दी मैंने पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 3 के लिए, एस इक्वल टू डी + ½ AD²। एस की वैल्यू यहाँ -100, u मतलब इस पॉइंट का जो वेलोसिटी की वैल्यू वो 0 इंटू टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम, जो कि टाइम यहाँ पे मैंने t पुट किया, लेकिन t मतलब समझ रहे हो ना आप, t + ½ होगा वो, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम होगा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का टाइम t + ½ इंटू a मुझे निकालना है, एक्सेलेरेशन मुझे पता नहीं यहाँ पर क्योंकि ये कोई दूसरा प्लैनेट है। यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना रहा, t + ½। तो एक इक्वेशन ऐसे बनी। दूसरी इक्वेशन मैंने क्या किया, पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 2 के लिए सेम इक्वेशन अप्लाई करी, सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट थी, क्योंकि ये लास्ट ½ सेकंड में 19 मीटर कवर कर रहा था, तो ये वाली हाइट कितनी बची, 81। तो एस इक्वल टू यू टी, इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू यहाँ से यहाँ तक टाइम t लगा, +½ इंटू a इंटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस प्लैनेट का निकालना है, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा t²। अब दो इक्वेशन बनी, दो वेरिएबल है इसमें, एक एक्सेलेरेशन वेरिएबल है, एक टाइम वेरिएबल है। तो मैं a और t की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, पहली इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड किया, तो -100 को डिवाइड किया -81 से, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 100/18 बचा, इधर t + ½ का स्क्वायर, इधर t²। अब मैंने क्या किया, इस स्क्वायर को इधर अंडर रूट लगा दिया, इसको हटा के उधर अंडर रूट लगा दिया। तो अंडर रूट के जो रूट होते हैं वो प्लस माइनस में आते हैं। जब 100 को बाहर निकाला तो 10 आया, 81 को बाहर निकाला तो 9 आया। तो दो रूट के लिए इसको सॉल्व किया तो टी की दो वैल्यू आई, लेकिन एक वैल्यू इनवैलिड थी जो हटा दी मैंने, दूसरी वैल्यू ले ली। इनमें से ये वैल्यू टी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, या तो इसमें या तो इसमें, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा उस प्लैनेट का। एनी डाउट? आई थिंक यू शुड नॉट हैव, यू मस्ट नॉट हैव एनी डाउट। यदि कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो वो आप करेक्ट कर लेना। मैं आपको क्वेश्चन समझा दिया भाई, ये आप क्वेश्चन समझ चुके भाई, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं भाई आपके लिए। अच्छा जी, अच्छा, एक क्वेश्चन है बहुत मज़ेदार है। वो क्वेश्चन ऐसा है, देखो क्या होता है, जेई के जो क्वेश्चन होते हैं ना एडवांस के, उसमें क्या होता है, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, जो जेई एडवांस के क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें से क्या करते हैं लोग, पुराने जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से शॉर्ट ट्रिक निकाल लेते हैं, और वो शॉर्ट ट्रिक से फिर क्वेश्चन कराना स्टार्ट करते हैं क्लास में कि ये शॉर्ट ट्रिक का क्वेश्चन, एक फॉर्मूला याद करा देंगे, इससे क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर देंगे। और वो क्वेश्चन की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ भी जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो जेई को जस्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जस्ट जो वैल्यूज़ होंगे उनको चेंज कर देंगे और क्वेश्चन वही की वही चिपका देते, तो वो आपके सटीक बैठ भी जाते हैं। लेकिन जो जेई का ऑब्जेक्टिव होता है ना, जेई का ऑब्जेक्टिव कभी ये नहीं होता कि आप फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट ही आंसर निकाल दो, उसका ऑब्जेक्ट होता है कि आप सोच पाओ। तो एक क्वेश्चन में ऐसा ही अभी आने वाला है आगे, जिसमें क्या करना है आपको, जिसमें एक फॉर्मूला डेराइव हो रहा है उस क्वेश्चन से, उसी फॉर्मूले के बेस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, वो क्वेश्चन नीट में आ भी सकते हैं। लेकिन जब वो जेई में क्वेश्चन आया था तो फर्स्ट टाइम था, और वहाँ पर लोगों को कुछ फॉर्मूले पता भी नहीं थे, ये वाला फॉर्मूला बाद में डेराइव किया था जब जेई में आ गया था, समझ रहे हो। क्लास नोट्स में लोग डाल देते हैं बाद में, लेकिन जब जेई में आ चुका होता है उसके पहले तो ये बात पता नहीं होती, तो वहाँ तो आपको डेराइव करना पड़ेगा। यदि आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप कर पाओगे,
लेकिन बेसिक्स क्लियर नहीं है फॉर्मूले के बेस पर तो सही है। तो ये बात तो जेई वाले वैसे समझते भी हैं कि फॉर्मूले के बेस पर जेई में काम नहीं चलेगा, मेंस में चल भी जाए लेकिन एडवांस में तो हर किसी नहीं चलेगा। तो बात करते हैं, अब मैं इस क्वेश्चन को जनरलाइज कर रहा हूँ। वैसे ये वैल्यूज़ वगैरह दी थी, देखो यदि एक पत्थर को आप ऊपर फेंकते हो भाई इनिशियल वेलोसिटी u से, तो यदि उसको ज़मीन पे पहुंचने में टाइम लगता है t1, दूसरे पत्थर को सेम पॉइंट से आप नीचे की डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से फेंकते हो, तब उसको नीचे तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो t2। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस पॉइंट से यदि इस पत्थर को जस्ट ड्रॉप किया जाए, जस्ट ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, सेम पॉइंट से, इसी पॉइंट से यदि इस पत्थर को जस्ट ड्रॉप किया जाए तो टाइम लगता है t3। तो आपको t1, t2, t3 में रिलेशन बताना है और आपको पता करना है क्या वो ये रिलेशन जो होता है वो ये आता है क्या, क्या वो रिलेशन ये आता है क्या। तो पहले क्वेश्चन समझो, यदि मैं किसी टावर पे खड़ा हुआ हूँ ऊपर जाके, भाई मैंने सोच लिया कि आज मैं टावर पे ही खड़ा हूँ, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल के देखो यार वो आसमान में सुराग ना हो जाए तो कहना। एक डायलॉग है भाई, किसी का भी होगा, किसी की भी शायरी हो, किसी की भी हो ये, लेकिन ये है भाई कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं किया जा सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तो मैंने कहा यार तबीयत से उछालना है तो मैं एक टावर पे चढ़ जाता हूँ, वहाँ से एक पत्थर उछालता। तो एक पत्थर मैंने यू वेलोसिटी से ऊपर उछाला, उसको ग्राउंड तक पहुँचने में जो टोटल टाइम लगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, टोटल टाइम इसको लगा t1। दूसरा पत्थर मैंने क्या किया, नीचे फेंका भाई। फेंका क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसकी भी वेलोसिटी उतनी है जितनी ऊपर फेंक रहा था। ऊपर यदि वेलोसिटी u थी तो नीचे फेंकने की वेलोसिटी भी u है, और इसको नीचे पहुँचने में जो टाइम लगता है वो t2 लगता है भाई, t2 लगता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं एक पत्थर को हाथ में पकड़ के सेम पॉइंट से ड्रॉप कर रहा हूँ, किसी वेलोसिटी से नीचे नहीं फेंक रहा, किसी वेलोसिटी से ऊपर नहीं फेंक रहा, सिर्फ ड्रॉप कर रहा हूँ। तो ड्रॉप कर रहा हूँ तो नीचे जाएगा। ड्रॉप करने में जो टाइम लग रहा है वो t3 है, जो ड्रॉप करने में टाइम लग रहा है वो t3 है। आपको रिलेशन निकालना है t1, t2, t3 में क्या रिलेशन है। जो t3 होता है वो √t1, t2 होता है क्या, होता है कि नहीं होता, ये आप डेराइव करोगे। और डेराइव करना बहुत ईजी है भाई। जब अपने को इनिशियल वेलोसिटी पता हो भाई, इनिशियल वेलोसिटी बताओ, टाइम पता हो और इसको h मान लेना, डिस्प्लेसमेंट पता हो, तो आप सिर्फ सेकंड इक्वेशन के साथ ही खेल लेना। आप तीनों के लिए अलग अलग बार लगा देना इक्वेशन और उनको आपस में रिलेशन इस्टेब्लिश करना, तो आपको टाइम में ये रिलेशन मिल जाएगा। और नहीं मिल रहा तो भाई वापस कोशिश करो मिल जाएगा। समझ रहे हो, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन जाता है इस तरह से। अब यदि कोई आपको ये चीज़ें यदि कोई क्लास में पढ़ा देता है भाई, उसके बाद में आप जेईई का एडवांस का क्वेश्चन करते हो, यदि आपको ये चीज़ें कोई क्लास में पढ़ा देता है ऐसा ऐसा होता है, फिर आप जेईई एडवांस का क्वेश्चन कर दो, आपको लगेगा जेईई एडवांस में तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यार, जेईई एडवांस तो कुछ नहीं है यार, जी मेंस तो कुछ नहीं है यार, इसमें तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। जब ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आया था, ये फॉर्मूले किसी ने डराइव नहीं कराए थे, ये तो बाद में लोग कराने लगते हैं जब क्वेश्चन आ चुका होता है। ये बात समझ रहे हो ना आप। चलो ठीक है, आप समझ ही चुके होंगे ये बात, नहीं समझे तो कोई बात नहीं यार। अच्छा एक चीज़ मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ, आज गुस्से में आके पूछ ली मैंने। 2 बॉल है भाई, एक का मास है 100 kg। 100 kg कोई मास होता है क्या सर, इतना बड़ा पत्थर फिकवाओगे क्या हमसे। हाँ ठीक है 100 kg नहीं है, मैं मान लेता हूँ 5 kg है भाई। 5 kg का पत्थर है, एक टावर एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़े हुए आप। एक दूसरा पत्थर है भाई जिसका मास है 10 kg, एक 5 एक 10, दोनों को सेम पॉइंट से ड्रॉप करते हो तो क्या नीचे सेम टाइम पे पहुंचेंगे या अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगे। मास से कोई डिफरेंस आएगा क्या, नहीं आएगा। ऐसे कुछ यूट्यूब प्लस हाफ वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s वी प्लस 18, तीनों में कहीं मास आ रहा है क्या, जब मास नहीं आ रहा है तो ध्यान रखना मास का कोई इफेक्ट इन तीनों इक्वेशन में नहीं है। मतलब वो दोनों यहाँ तीनों पत्थर जितने भी पत्थर हैं भले कितना भी अलग अलग मास हो लेकिन सेम टाइम पे नीचे पहुँच जाएंगे, सेम टाइम पे नीचे पहुँच जाएंगे। बशर्ते आपने किसी को इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी हो। ऐसा नहीं कर रहे हो कि आप एक को इनिशियल वेलोसिटी से कम इनिशियल वेलोसिटी पे फेंक रहे हो, दूसरा ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी, तब तो वो अलग अलग टाइम पे पहुँचेंगे क्योंकि इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी आती है। ऐसे क्वेश्चन आप स्क्वायर मतलब समझ गए ना। यदि आप सारी कंडीशन सेम रख रहे हो, सेम वेलोसिटी से ड्रॉप कर रहे हो, उनको सेम हाइट से ड्रॉप कर रहे हो, हाइट चेंज होगी तब भी टाइम अलग अलग लगेगा। ऊपर जो हाइट से आप ड्रॉप करोगे और एक नीचे हाइट से ड्रॉप करोगे तो ऊपर वाले हाइट को टाइम ज़्यादा लगेगा। ऑब्वियस है, ऑब्वियस ना यार, हाइट जो ऊपर होगी उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर वाली हाइट पर कोई चीज़ है जिसको और उसको भी कम टाइम लग जाए, ऐसा हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है आप जो नीचे वाला पॉइंट है उससे तो जस्ट ड्रॉप करो और ऊपर वाले पॉइंट से कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे के ड्रॉप करो, तो भी हो सकता है कि जो ऊपर था ना वो भी नीचे वाले पॉइंट से भी जल्दी पहुंच जाए। लेकिन आपने कैसे जल्दी पहुंचा, इनिशियल वेलोसिटी दी उसको, जस्ट ड्रॉप करते तो ऊपर वाला लेट पहुंचता ही पहुंचता।
यह समझे, मतलब मास का रोल नहीं होता। यदि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने पत्थरों को आप नीचे फेंक दोगे, जिनका अलग अलग मास है, सेम टाइम में नीचे होंगे। लेकिन अब मैं एक कागज़ का टुकड़ा देता हूँ आपको, एक पत्थर देता हूँ आपको, दोनों को सेम जगह से ड्रॉप करो, सेम हाइट से ड्रॉप करो, क्या वो नीचे सेम टाइम पे पहुँचते हैं? नहीं पहुँचते। कागज़ बहुत लेट हो जाता है, लेकिन उसके लेट होने का रीज़न है भाई। ये मत सोचना ना कि वो किस वजह, उसके मास की वजह से इफेक्ट है। वो मास का इफेक्ट नहीं है, वो इफेक्ट है ड्रैग इफेक्ट। एयर इस पर कुछ बाउंसी फोर्स लगा रही भाई, एयर की वजह से इस पर कुछ ड्रैग आ रहा है, और ड्रैग की वजह से पत्थर ऊपर झूलता धीरे धीरे, क्योंकि ड्रैग लग रहा है इस पर, धीरे धीरे नीचे जा रहा है। ठीक है, आप इस बात को नहीं मान रहे। एक बड़ा सा कागज़ लेना, ठीक है, एक बड़ा सा कागज़ लेना और उसको ऊपर से फेंकना, और साथ में एक पत्थर को फेंकना। तो आप देखोगे कि यदि कागज़ को खोल के फेंक रहे हो, यदि ऐसे खुला हुआ है कागज़ फिर फेंक रहे हो, तो उसको टाइम लगेगा ज़्यादा। लेकिन उसी कागज़ को आप गुड ऐसे बना लेना, उसका लड्डू बना लेना उसका, और लड्डू बनाने के बाद फिर उसको पत्थर के साथ फेंकना। तब आप देखोगे भाई कागज़ के लड्डू को और पत्थर को लगभग सेम टाइम लग रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा ड्रैग फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा भाई। तो कागज़ का जब सरफेस एरिया ज़्यादा था तो ड्रैग ज़्यादा लग रहा था, तो उसको टाइम ज़्यादा लग रहा था पहुँचने। लेकिन अब क्या आपने किया कि भाई उसको ड्रैग को कम कर दिया आपने, पत्थर का सरफेस एरिया कम कर दिया, उसका बना दिया लड्डू। तो मास तो अब भी उतना ही है जितना बड़े कागज़ का था, मास तो भले उसको लड्डू बना दो तब भी उतना ही रहेगा, लेकिन अब ड्रैग फोर्स कम लगेगा, इसीलिए वो उसके साथ में पहुँच सकता है। समझे ना इतनी बात यार, मैंने बता के मैं तो पागल हो गया यार। इसका मैं प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा आपको, भाई, बिल्डिंग से फेंक के दिखा दूंगा आपको। ठीक है, एक बिल्डिंग से आपको फेंक के नहीं दिखाऊंगा, मैं पत्थर और कागज़ को फेंक के दिखा दूंगा, फिर उसको लड्डू बना के फेंक के दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैं रहता हूँ अपनी लैब में भाई, मुझे मिलता नहीं है टाइम। सो लैब में सर आप करते क्या हो, what are you doing right now? So I want to disclose that I am doing my PhD. I am doing my PhD from where? I am doing my PhD from NIT, National Institute of Technology. So which NIT? I am not going to tell you. Whenever I'll complete my PhD, then I'll tell you from where I have done my PhD. Right now I am very busy in my lab. I am doing my PhD work, and right now I am working on my thesis. So it is very difficult for me to take the time from that important time. So I am just uploading a video right now. But when I'll submit my PhD, then after that what I will do, I'll make the practical videos and मैं क्वेश्चन भी बहुत सारे कराऊंगा आपको। अभी जितने क्वेश्चन कराऊँ उससे ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। हो सकता है भाई, हो सकता है कि उसको थोड़ा बहुत टाइम लग जाए। आई थिंक 4 month, 2 month, 3 month, whatever time it will take, I'll give the time. After that we will make the proper video. I'll चेंज द सेटअप ऑल्सो, मैं सेटअप को भी चेंज कर दूंगा भाई। लेकिन अभी जो भी है उसमें देखते हैं भाई। तो अभी दूसरा क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कल कराया था भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। देखो ये ग्राफ आपको समझ में आया, मैंने कल ऐसा ग्राफ बनाया था ना, 2 पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनाया था, याद है ना? क्या तुम्हें याद है कल ये क्वेश्चन कराया था मैंने सवेरे, क्या तुम्हें याद है? तुम्हें क्या बोल रहा है? हाँ मुझे याद है। हाँ समझ गए, आपको याद होना चाहिए। समझ रहे, ये पोजीशन और टाइम का ग्राफ था। तो मैंने क्या बताया था कि जिस टाइम तक दोनों दो स्टोन थे भाई, जिस टाइम तक दोनों स्टोन, एक को टाइम कुछ अलग लग रहा था, एक को टाइम कुछ अलग लग रहा था, जब तक दोनों हवा में थे तब तक स्ट्रेट लाइन बन रही थी। जैसे ही एक पत्थर नीचे ज़मीन पर गिर गया उसके बाद में एक पैराबोला बन रहा था, जो कि नीचे जाके जब दोनों पत्थर वहाँ पे नीचे गिर चुके होंगे तब वो टाइम 0 हो जाएगा। ये मैंने टाइम 8 सेकेंड बताया था कल वाले क्वेश्चन में, याद रखना। यहाँ पर जो टाइम था 6 सेकेंड, हालांकि मैंने कैलकुलेशन नहीं करी थी, लेकिन मैंने बताया था कि यदि ये टाइम 6 सेकेंड आता, ये टाइम 8। सेम क्वेश्चन लगभग लिया भाई किसने? जेई में भी सेम क्वेश्चन आ चुका है। मैं कुल मिला के बात ये बताना चाह रहा हूँ। तो ये एनसीईआरटी, मैं पहले ही बोलता हूँ भाई, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है ना? तो जेई की कॉन्सेप्ट वाइज तो कुछ नहीं छूट सकता भाई, जेई में कॉन्सेप्ट वाइज तो कुछ नहीं छूट सकता, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और कॉन्सेप्ट वाइज फिर बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ लिया आपने तो कॉन्सेप्ट वाइज कुछ नहीं छूटेगा, लेकिन तब भी बहुत कुछ छूट जाता है।
कॉन्सेप्ट वाइज नहीं छूटने के बावजूद भी बहुत कुछ छूट जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जितने क्वेश्चन चाहिए मेरे रिक्वायर्ड वो सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्या होगा, आपको नई नई चीज़ें उसके अंदर की पता चलती जाती हैं, जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही कर पाते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जी और नीट एज वेल, बिकॉज यू विल अदरवाइज यू विल मेक द कैलकुलेशन मिस्टेक if you are not doing proper practice of numericals. Getting the idea? So I have another question. A body is thrown vertically upward. Which of the following graph correctly represent the velocity versus time? A body is thrown vertically upward. आपने एक वेलोसिटी मान लो u वेलोसिटी से किसी स्टोन को ऊपर फेंका, वो आपसे पूछ रहा है कि इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा इस पत्थर का, कहाँ से कहाँ तक। जब ये पहले ऊपर अपर पॉइंट तक जाएगा जहाँ पे वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी भाई, फिर ये वापस नीचे लौट के आएगा और इस पॉइंट पर जस्ट जब ये यहाँ पर टकराने वाला होगा तब भी इसकी वेलोसिटी u ही होगी। जिस वेलोसिटी से इसको इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया था वही वेलोसिटी फाइनली इसकी यहाँ पर होगी, क्योंकि इस पर सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है और कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ जी लग रहा है। तो जिस पॉइंट किसी भी पॉइंट पर, यदि ये पॉइंट है जो यहाँ से h हाइट पर है भाई, h हाइट पर मैं मानता हूँ कि इस जगह पे वेलोसिटी कुछ कम हो गई होगी, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो धीरे धीरे वेलोसिटी कम हो गई। मैं मान लेता हूँ इस जगह पे वेलोसिटी u1 हो गई और u1 इज़ लेस देन u, ये तो कन्फर्म है। तो जब ये लौट के आएगा सेम हाइट पर तब भी इसकी वेलोसिटी u1 ही होगी, लेकिन वो अब नीचे की डायरेक्शन में होगी, जब एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ेंगे तब ये बात क्लियर हो जाएगी। जब आगे चैप्टर पढ़ोगे एनर्जी कंजर्वेशन तो वहाँ से भी ये क्लैरिटी आ जाएगी कि u1 ही क्यों होगी सेम पॉइंट पे। मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंसर्व्ड, वी विल सी दैट, बट राइट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी, यू कैन सी फ्रॉम हियर। तो ये मैंने आपको बता दी। अब इसका ग्राफ बनाना है। सबसे पहले देखो इस पॉइंट से इनिशियल वेलोसिटी u है और पॉजिटिव है भाई, मतलब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा कुछ, ये वेलोसिटी है, इधर ये टाइम है, मतलब इस पॉइंट पे इनिशियली जब टाइम इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी इसकी कुछ u है, पॉजिटिव है। धीरे धीरे अपर पॉइंट पे जाएगा तो वेलोसिटी कम होती जाएगी और अपर पॉइंट पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी। टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फिर क्या होगा, ये नीचे की डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ेगी, इस पॉइंट से वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब नेगेटिव हो जाएगी। अब जाएगी ये नेगेटिव, कैसी नेगेटिव। और ये जो वेलोसिटी होगी टकराने से जस्ट पहले वो u ही होगी, लेकिन माइनस के साथ। यहाँ पर प्लस u थी जस्ट फेंकने से पहले, और जब ये नीचे जब टकरा जाएगी तो ये माइनस u हो जाएगी। क्या ये ग्राफ, क्या ये जिराफ समझ में आया जी या नहीं आया जी, मुझको बता दो जी। अरे हाँ जी हाँ, अरे हाँ जी हाँ। Now we'll see next question. What is next question? Question is like that. A helicopter rises from rest on the ground vertically upward with constant acceleration z. A food packet is dropped from the helicopter when it is at a height h. The time taken by the packet to reach the ground is close to z is the acceleration due to gravity. ओके, एक हेलीकॉप्टर है जी, कौन सा कॉप्टर है? हेलीकॉप्टर है भाई। सर ये कैसा हेलीकॉप्टर, कैसा भी है, ये है एक, इसने ग्राउंड से स्टार्ट किया है ऊपर उठना, और किस एक्सीलरेशन से? जी से, जी एक्सीलरेशन से ये ऊपर जा रहा है। तो आप अपना दिमाग लगाओगे यहाँ पर कि इसका एक्सीलरेशन जी ऊपर है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे लग रहा होगा भाई। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगेगा तो नेट एक्सीलरेशन इसका हो गया 0, ए नेट आपके हिसाब से 0 हो गया। यदि ए नेट 0 हो गया भाई, जब एक्सीलरेशन है ही नहीं ऊपर की डायरेक्शन में, तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वही फाइनल वेलोसिटी, मतलब क्योंकि ये जस्ट स्टार्ट कर रहा है यहाँ पर इनिशियल से, इसकी अपर डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं थी ऊपर वाली डायरेक्शन में। यदि ऊपर वाली डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी, मतलब वेलोसिटी इक्वल टू 0। यदि एक्सेलरेशन भी 0 है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। यदि वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो भाई जो वैल्यू 0 है तो वो 0 ही रह जाएगी, मतलब ये कभी ऊपर उठ ही नहीं पाएगा। ऊपर की डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं, ऊपर जाएगा कैसे? इसलिए अपना दिमाग नहीं लगाना है। इसने बोल दिया कि जी एक्सेलरेशन से ऊपर उठ रहा है, जी एक्सेलरेशन से वो ऊपर उठ रहा है, मतलब इसमें जो नेट एक्सेलरेशन लग रहा है वो ऊपर की डायरेक्शन में जी लग रहा है। ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन नहीं है, ये ग्रेविटी की वजह से तो नीचे ही लगेगा और माइनस जी ही लगेगा, लेकिन इसमें जो नेट एक्सेलरेशन लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में वो ए लग रहा है, और उस ए की वैल्यू बाई चांस जी है।
ए की वैल्यू जो ऊपर एक्सलेशन लग रहा है उसकी वैल्यू बाई चांस जी के एक जो मैग्नीट्यूड है उसके इक्वल है। बस इतनी सी बात है। हो सकता है इसमें ऐसा हो कि इसका खुद का एक्सेलरेशन 2g हो और नीचे ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन g लग रहा हो, तो नेट एक्सेलरेशन इसका g आ रहा हो ऊपर, लेकिन अपने को इससे मतलब नहीं है। इसने बोला है कि जो नेट एक्सेलरेशन है वो g है और ऊपर की डायरेक्शन में, बस इतनी सी बात है, कहानी खत्म, कहानी खत्म, बस ये है। आप मुझे ये बताओ, ये h हाइट पे जब पहुंचेगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इसने बोला कि जब h हाइट पे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी बताओ। कौन सी इक्वेशन लगाऊं जिसमें इनिशियल वेलोसिटी का जिक्र हो, फाइनल वेलोसिटी का जिक्र हो और इस हाइट का जिक्र हो? तो मैं तो समझता हूँ क्या ये इक्वेशन मेरे लिए सही रहेगी। फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे जाएंगे तो जीरो होगी क्या? नहीं यार, ये पॉइंट पे जाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वो मुझे निकालनी है। एच हाइट पे जाके वेलोसिटी, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कितना है जी, ऊपर की डायरेक्शन में, तो लगातार इसकी वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी, वो मुझे निकालनी है। भाई फाइनल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी, जब ग्राउंड पे था तो जीरो थी, +2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है इसका, ए की वैल्यू कितनी है, जी कंसीडर नहीं करना, इसने नेट एक्सेलरेशन दे रखा है जो कितना है जी, और किस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में जी है, तो ऊपर की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव ही रहेगी, और वैल्यू ए की कितनी है जी। एस कितना है भाई, ये वाली हाइट एच, तो यहाँ से जो वी की वैल्यू आएगी √2gh आएगी, √2gh आएगी। इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगेगा भाई, लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं भाई, जो भी टाइम लगे लगता रहे, लेकिन इस पॉइंट पे वेलोसिटी मिल गई आपको, इस पॉइंट पे ये आपका हेलीकॉप्टर पहुँच गया भाई, ये हेलीकॉप्टर पहुँच गया। एच हाइट पे जब ये पहुँचा तो यहाँ से आपने एक फूड पैकेट फेंका नीचे की डायरेक्शन में, एक फूड पैकेट फेंका, नहीं फेंका, ऐसा नहीं बोला इसने क्या बोला है कि जब ये एच हाइट पे फेंका पहुँचा तो आपने फूड पैकेट ड्रॉप किया, मतलब इससे एक फूड पैकेट ड्रॉप किया, इस पॉइंट से फूड पैकेट जस्ट ड्रॉप किया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या जीरो होगी क्या? नहीं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी फूड पैकेट की वही होगी जो कि इस हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी थी इस पर्टिकुलर हाइट पर, मतलब एच हाइट पे जो हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी है वही उस फूड पैकेट की वेलोसिटी हो जाएगी। यदि वो जैसे अभी तक टावर पे खड़े थे, किसी बिल्डिंग पे खड़े थे, तो बिल्डिंग तो रुकी हुई थी ना, किसी वेलोसिटी से ऊपर नीचे तो नहीं जा रही थी, तब तो वेलोसिटी जीरो थी, लेकिन अभी ये हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, तो फूड पैकेट की वेलोसिटी इस पॉइंट पे जो होगी वो u होगी, u मतलब अपने लिए v, यहाँ पर v होगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी v होगी, और किस डायरेक्शन में होगी, ऊपर की डायरेक्शन में, जो √2gh। अब फूड पैकेट मोशन अंडर ग्रेविटी नीचे गिरेगा, जिसका एक्सेलरेशन जी नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, मोशन अंडर ग्रेविटी चलेगा, क्योंकि फूड पैकेट अब हेलीकॉप्टर से अलग हो गया, तो हेलीकॉप्टर की बातें भूल जाओ कि इस पर कितना एक्सेलरेशन लग रहा था, वो सब बातें भूल चुके हैं हम। अब ये फूड पैकेट इससे अलग हो गया तो इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा जो नीचे की साइड। अब मुझसे ये पूछा कि कितने टाइम में ये फूड पैकेट नीचे पहुँचेगा। भाई कौन सी इक्वेशन लगा दूँ जिसमें टाइम की बात हो, जिसमें डिस्प्लेसमेंट की बात हो, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी की बात हो, तो मुझे तो ये इक्वेशन लगती है भाई, बहुत बढ़िया लगती है भाई। एस की वैल्यू कितनी है भाई, -h, यू की वैल्यू भाई √2gh, यू इसके लिए √2gh हो जाएगा ना, क्योंकि इस पॉइंट से लेके पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 के लिए इक्वेशन लगा रहा हूँ, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी ये हो जाएगी, क्योंकि नीचे फेंक रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन u पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी u ऊपर की डायरेक्शन में, तो भाई ये पॉजिटिव लोगे, नेगेटिव मत ले लेना गलती से, क्योंकि ये नीचे नहीं भाई, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन, तो प्लस इनटू मैं मान लेता हूँ कि इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो लगा टाइम t लगा, +12। अब इस पर a की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि इस फूड पैकेट को हेलीकॉप्टर से अलग हो गया, मतलब हेलीकॉप्टर वाला एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, इस पर सिर्फ कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज -g इंटू टी स्क्वेयर। और जी की वैल्यू भाई इसने कुछ बोला है क्या, 10 लेनी है, क्या लेनी है, क्या नहीं लेनी, नहीं, जी की वैल्यू जी ही रखनी है इसमें। तो यहाँ से आप जब देखोगे भाई इसको, तो इसमें 2 कॉमन ले लो यार, 2 ले लो कॉमन, तो 2 कॉमन, सॉरी एलसीएम ले लो, तो यहाँ से 2 इधर आएगा तो 2h इधर हो जाएगा, और इक्वल्स टू ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 √2gh t स्क्वेयर, ये बन गई क्वाड्रेटिक में सारी टर्म इधर लेके आ रहा हूँ, तो gt स्क्वेयर माइनस ये 2 अंदर ले जाता हूँ, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8gh इंटू t -2h। भाई यहाँ से t की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या आप, ये है अपना a, ये है अपना b और ये है अपना c, ये टोटल c, तो फॉर्मूला क्या होगा,
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी की वैल्यू जो आएगी वो माइनस आएगी भाई, समझ रहे हो। बी की वैल्यू ये टोटल है माइनस अंडर रूट 2g है, तो बी की जगह माइनस अंडर रूट 2g रखना, फिर बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू जी है, यहाँ पर ए की वैल्यू जी है, और सी यहाँ पर ये जो माइनस 2h हो जाएगी और 2a मतलब 2 इंटू जी, समझ रहे हो। ये इक्वेशन, ये यहाँ पे ए एक्सेलेरेशन नहीं है, ये बात समझते हो ना आप। ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जिसके रूट्स ये आते हैं। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए यार, यदि ये बात भी नहीं पता तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालने हैं ये तो पता ही होना चाहिए, इसके बगैर बात नहीं बनेगी, बिगड़ जाएगी। इसके बगैर बात नहीं बनेगी, बिगड़ जाएगी जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट। पोजीशन टाइम ग्राफ इज गिवन, देन यू विल हैव टू फाइंड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, पोजीशन टाइम ग्राफ है भाई आपका। अब मैं आपसे बोलता हूँ पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है भाई, आप मुझे ये बताओ इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा वीटी, या फिर वीटी ग्राफ भाई ऐसा बनेगा। बोलो, मुंह को खोलो, बोलो मुंह को खोलो। तो एक बात मुझे बताना, बड़े धैर्य से बड़े प्यार से समझ गए। इस वाले पॉइंट पर जब टाइम इक्वल्स टू जीरो है, तो इस वाले जस्ट पॉइंट पर इसकी स्लोप क्या है भाई, इस पॉइंट पर। तो मुझे तो भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल लग रही है यहाँ पर स्लोप। यदि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है मतलब स्लोप जीरो हो गई। स्लोप जीरो, एक्स टी ग्राफ की स्लोप भी क्या देती है, वेलोसिटी। तो भाई यदि इनिशियल पॉइंट पर स्लोप आ रही है एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है, क्योंकि जो स्लोप होती है भाई एक्स टी ग्राफ की वही तो वेलोसिटी देती है। ये ग्राफ ऐसा बनेगा। तो गलती से भी इस तरह का यदि इनिशियली फ्लैट है, वो फ्लैट है ऐसे करके बन रहा है, तो मतलब इसकी इनिशियल जो स्लोप है जीरो, मतलब ये ग्राफ टी इक्वल्स टू जीरो पे भी यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। ये ग्राफ तो क्या बता रहा है कि टी इक्वल्स टू जीरो पे भी इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, मान लेता हूँ वो v1 है। ठीक है, इस वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, v1, मतलब टी के लिए तो जीरो हो जाएंगे, 0,v1। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,v1 हो रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग मतलब इस इनिशियल जब टाइम जीरो है तब भी इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। लेकिन ग्राफ को देख के तो लग रहा है इस पॉइंट पे कुछ भी वेलोसिटी नहीं है इसकी, तो ये वाला ग्राफ इसके लिए करेक्ट होगा। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं भाई, छोटी छोटी मगर मोटी बातें ही। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, सेम ग्राफ है बस थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है इसमें। अब मैंने जो ग्राफ बनाया वो इनिशियली कुछ ऐसा स्टार्ट हो रहा था, तो इस पर जो जस्ट टी इक्वल्स टू जीरो वाला पॉइंट है उस पर आप स्लोप खींचोगे तो भाई ऐसी कुछ स्लोप आएगी। स्लोप कुछ, अरे ये क्या कर दिया। यदि मैं इस वाले पॉइंट पे यदि टी इक्वल्स टू जीरो पे भी स्लोप खींचूंगा तो स्लोप भाई कुछ ऐसी आएगी। ये तो एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रही है भाई, तो इनिशियली भी एक्स ग्राफ की स्लोप ही क्या वेलोसिटी देती है, वेलोसिटी। तो इनिशियली भी स्लोप कैसी है, देखो पॉजिटिव है, मतलब इसका जो इसकी टी इक्वल्स टू जीरो पर भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। मतलब ये ग्राफ अब कुछ ऐसे स्टार्ट होगा भाई, समझ रहे हो इनिशियल पॉइंट कितना डिटरमाइनिंग है। यदि वो फ्लैट होता तब टाइम वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट होती, लेकिन ठीक है ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया इसका। अब देखते हैं इसका दूसरा कॉन्सेप्ट। अच्छा एक चीज़ और, सेम कॉन्सेप्ट आप वी टी ग्राफ को जब ए टी में कन्वर्ट करोगे तब भी सेम कॉन्सेप्ट लगाओगे आप। जब वी टी ग्राफ की स्लोप क्या होती है, वो एक्सेलेरेशन देती है। तो यदि वी टी ग्राफ की स्लोप इनिशियली फ्लैट है भाई, मतलब स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब एक्सेलेरेशन जीरो से स्टार्ट होगा। लेकिन इनिशियली उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है स्लोप की, तो एक्सेलेरेशन जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू से स्टार्ट होगा। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ। अब देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। यदि एक्स टी ग्राफ इस तरह का है तो क्या वी टी ग्राफ हमेशा ऐसा ही बनेगा, बोलो। यदि एक्स टी ग्राफ इस तरह का है तो क्या वी टी ग्राफ वेलोसिटी टाइम, आप सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हो वी टी को जब ए टी में कन्वर्ट करोगे तब। यदि वी टी ग्राफ इस तरह का है, मतलब ऐसे सोच सकते हो, तो क्या ए टी ग्राफ हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये इसका आंसर है नो। इसका आंसर है भाई नो। नीट वाले ध्यान दें, नीट वाले हमेशा ऐसा पढ़ लेते हैं कि जो एक्स टी ग्राफ है, यदि एक्स टी ग्राफ इस तरह का कुछ बन रहा है तो भाई वी टी ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। एक्स टी ग्राफ कर्व है तो वी टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन कब, यदि एक्स और टी में जो रिलेशन है वो स्क्वायर वाला है। मतलब यदि ये पैराबोला है भाई, पैराबोला है तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों, क्योंकि जब डी एक्स बाई डी टी आप इससे निकालोगे तो वो आ जाएगा
टू टी की प्रोपोर्शनल, और डी एक्स बाई डी टी क्या होता है वी, वी प्रोपोर्शनल टू टी, वी प्रोपोर्शनल टू टी मतलब एक्स, इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि वी और टी में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये बात आप समझ गए। यदि वी टी ग्राफ स्लोप, वी टी ग्राफ, एक्स टी ग्राफ यदि पैराबोला है तब तो ये बनेगा, लेकिन मैं इस कर्व को देख के कैसे बनाऊँ कि बताऊँ कि एक्स टी स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा होगा। हो सकता है ये जो कर्व बना हो एक्स प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब हो। इसके लिए यदि डी एक्स बाई डी टी निकालूंगा, डी एक्स बाई डी टी निकालूंगा तो 3t स्क्वायर आएगा भाई, 3t स्क्वायर आएगा, मतलब ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगी। अब ये बनेगा पैराबोला। अब ये पैराबोला बन जाएगा भाई, ये पैराबोला जैसा दिख रहा था लेकिन ये पैराबोला था नहीं, ये टी क्यू पे डिपेंड कर रहा था, तो वी टी ग्राफ पैराबोला बनेगा फिर। लेकिन एक चीज़ जो आपको दिमाग में रखनी है, चीज़ आपको जो दिमाग में रखनी है, यदि वो बोल ही दिया आपको कि एक्स टी ग्राफ में जो ये कर्व दिख रहा है वो पैराबोला का कर्व है, तो 100% वी टी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बनेगी। मैंने बता दिया कैसे डिफ्रेंशिएट करके। लेकिन यदि ऐसा ग्राफ बना रखा है और वी टी ग्राफ में दोनों कर्व हैं, ये भी है और ये भी है, तो ये दोनों ही आपको करेक्ट करने पड़ेंगे यार। आपको पता नहीं है, देख के नहीं बता सकते, आप देख के नहीं बता सकते, लेकिन आप दोनों करेक्ट कर भी नहीं सकते, इसलिए वो दोनों कभी एक साथ देता नहीं, क्योंकि या तो ये टी स्क्वायर का कर्व होगा या तो ये टी क्यू का कर्व होगा, एक साथ दो चीज़ का कर्व कैसे हो सकता है। इसीलिए दो ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये ऑप्शन नहीं हो, तब आपको ये ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है टी क्यू पे डिपेंड कर रहा हो, टी की पावर 4 पे, टी की पावर 4, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आपको ये ऑप्शन करेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इस तरह का कर्व है एक्स टी कर्व, यदि इस तरह का, मतलब हर पॉइंट पे यदि स्लोप आप देखते जाओ तो स्लोप कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है, तो एक चीज़ तो फिक्स है कि वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती जाएगी। तो इस कर्व में देखो वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। अभी आपको स्लोप नहीं देखनी है इसकी भाई, स्लोप तो वी टी ग्राफ की स्लोप तो एक्सेलरेशन देगी, लेकिन मुझे तो चाहिए वेलोसिटी। तो वेलोसिटी देखो हर पॉइंट पे इंक्रीज होती जा रही है ना। देखो पहले यहाँ पर कुछ वेलोसिटी ये थी, ये बढ़ती जा रही है। एक्स टी ग्राफ की स्लोप यदि बढ़ रही है तो वी टी हमेशा बढ़ता रहेगा। यदि आप स्ट्रेट लाइन में बनाते हो तो भी इसमें यही होता है कि वेलोसिटी हर पॉइंट पे बढ़ती जाती है। आप समझ गए। इन दोनों में से कोई सा ही कर्व हो सकता है, लेकिन अपने को क्या पता चल रहा है कि स्लोप हर पॉइंट पे बढ़ती जा रही है, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, चाहे वो इस कर्व के थ्रू बढ़े चाहे इस लाइन के थ्रू बढ़े। सेम कॉन्सेप्ट आप लगाना जब वी टी को कन्वर्ट करोगे ए टी ग्राफ, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करोगे तो सेम जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताए थे वही कॉन्सेप्ट आप लगा देना जी। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है जी। ओके जी, समझ गए जी, मज़ा है जी। देखते हूँ जी कि कैसा वीडियो बन रहा है जी, कोई दिक्कत हो नहीं आई जी अभी तक। कितने ड्यूरेशन का हो गया ये वीडियो भाई, 1 hour and 7 minutes का वीडियो हो चुका है। लेकिन अपने को कोई टेंशन नहीं लेनी, अपने को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, A NCC parade is going at a uniform speed of 9 km/h under a mango tree on which a monkey is sitting at a height of 19.6 meter. At any particular instant, the monkey drops a mango. The cadet will receive the mango whose distance from the tree at the time of drop is. Okay. एक एनसीसी कैडेट का पूरा ग्रुप है। कैडेट मतलब एनसीसी आपने देखी ना, परेड होती है, तो ये परेड हो रही है भाई। इसमें ये कैंडिडेट हैं 1 2 3 4 5 कैंडिडेट हैं। इनके पीछे 5 होंगे, फिर इनके पीछे 5 होंगे, फिर इनके पीछे 5 होंगे, ऐसे कर करके 5 ऐसे कैंडिडेट हैं, ठीक है। अब क्या है, ये एक मैंगो ट्री के नीचे से निकल रहे हैं और मैंगो ट्री पे भाई एक बानर बैठा हुआ है भाई। बानर, इस बानर ने क्या किया, एक मैंगो ड्रॉप किया यहाँ से, एक मैंगो ड्रॉप किया, और इस बंदर की हाइट जो ज़मीन से है वो है 19.6 मीटर, ठीक है। और ये एनसीसी परेड की जो वो है वेलोसिटी वो 9 km/h, यही है ना। जो एनसीसी परेड की जो स्पीड है 9 km/h है। मंकी जैसे ही इसको ड्रॉप करता है, मैंगो को ड्रॉप करता है भाई, तो ये क्या हो जाता है कि मैंगो को नीचे तक पहुंचने में जो टाइम लगता है, मैंगो सिटिंग हाइट ऑफ एट पर द मैंगो ड्रॉप द मैंगो। अच्छा, जब इस मैंगो को ज़मीन तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, इस मैंगो को ज़मीन तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये जस्ट ड्रॉप कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट पता है, और अपने को फाइनल क्या निकालना है कि टाइम कितना लगेगा। तो कौन सी इक्वेशन सही रहेगी जिसमें डिस्प्लेसमेंट, टाइम और इनिशियल वेलोसिटी की बात होती है, तो वो तो भाई अपनी प्यारी इक्वेशन है ये, एज इक्वल टू ut + ½ gt²।
एस की वैल्यू भाई -19.6, यू इनिशियल वेलोसिटी 0, तो मतलब ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी लेनी है अपने को 9.8, ऐसा इसने बताया। और क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव लेते हैं अपन, होता नहीं है, समझ गए ना, मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे आपको। तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू 9.8 का डबल होता है 19.6, तो यहाँ से वैल्यू आ रही है टी स्क्वायर की 4, मतलब जो टाइम की वैल्यू आ रही है +-2, और टाइम तो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं अपन, तो 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद जो बंदर ने आम फेंका है वो नीचे पहुँच जाएगा। तो इनमें से जो भी, क्योंकि देखो जब ये परेड करते हैं ना तो ताले से ताले मिला, ताल से ताल मिलते हैं भाई, ताल से ताल मिलते हैं, एकदम कदम से कदम मिलाते हैं। मतलब यदि एक कैडेट 9 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल रहा है तो सारे के सारे 9 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल रहे होंगे, कदम ताल जिसको बोलते हैं, कदम से कदम मिला के चलते हैं भाई। तो जो भी कैडेट इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे इस टाइम पर पहुंच गया होगा, वही तो भाई जिसके ऊपर मैंगो गिरेगा वही इसको लपक लेगा भाई, जिसके ऊपर गिरेगा वही इसको लपक लेगा। तो मैं मान लेता हूँ एक कैडेट है जिसकी डिस्टेंस इस मैंगो के जस्ट नीचे से d मीटर है भाई। तो ये बताओ 2 सेकंड में मैंगो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो 2 सेकंड में भाई ये कैडेट कितना आगे पहुंचेगा, d की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इनकी स्पीड 9 है, स्पीड 9 किलोमीटर/आवर है, 9 किलोमीटर/आवर है। तो भाई देख लेते हैं किलोमीटर/आवर का इसका कोई चक्कर है क्या? हाँ बिल्कुल चक्कर है, बिल्कुल चक्कर है। किलोमीटर/आवर है तो भाई आपको ये चेंज करना पड़ेगा मीटर/सेकंड में। कैसे चेंज करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.5 मीटर/सेकंड, मतलब 2.5 मीटर/सेकंड से चल रही है भाई ये पूरी कैडेट। तो इसको डिस्टेंस, जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यदि ये स्पीड है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अपने को डिस्टेंस ही निकालनी है। वेलोसिटी कितनी है इनकी 2.5, टाइम कितना लगना चाहिए उसको, जितना मैंगो को ऊपर से नीचे तक आने में टाइम लग रहा है उतना ही उस कैडेट को यहाँ तक आने में टाइम लगना चाहिए, तभी तो जस्ट उसके ऊपर मैंगो गिरेगा भाई। तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से जो डी की वैल्यू आएगी वो 5 मीटर आ गई। मतलब जो कैडेट इस मैंगो ट्री के जस्ट नीचे से 5 मीटर की दूरी पर होगा उसके ऊपर ये मैंगो गिर जाएगा। तो 5 मीटर इसका आंसर है, 5 मीटर इसका आंसर है। जी 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 जी। बाकी जो क्वेश्चन है वो करवा चुका हूँ, बाकी जो क्वेश्चन है मैं करवा। नेक्स्ट देखते हैं, अ स्टोन। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ भाई कि अ स्टोन है इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। एक स्टोन है जिसको टॉप ऑफ द बिल्डिंग से फेंका जाता है। व्हेन इट क्रॉस ए 5 मीटर बिलो द टॉप। ओके, अच्छा क्वेश्चन है यार, कितनी मस्त क्वेश्चन आ रहे हैं यार इसमें, कितनी मस्त क्वेश्चन आ रहे हैं यार इसमें। देखते हैं जी, इसको भी देखते हैं, इसका भी समाधान कर देते हैं यार, ऐसी क्या बात है जी। एक स्टोन है भाई, उसको ड्रॉप किया जाता है एक बिल्डिंग से। एक स्टोन है भाई, इसको एक बिल्डिंग से ड्रॉप किया जा रहा है, यहाँ से जस्ट ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, जब ये 5 मीटर नीचे पहुँच गया इस पॉइंट से, यहाँ से जब ये 5 मीटर नीचे पहुँच गया तो इसी बिल्डिंग में इनिशियल पॉइंट से 25 मीटर नीचे, 25 मीटर नीचे इस जगह पे कोई विंडो है, उस जगह से एक स्टोन को ड्रॉप किया जाता है। तो इस पॉइंट से जब ये 5 मीटर नीचे पहुंच गया, इस पॉइंट से नीचे तक पहुंचने में और इस 25 मीटर नीचे वाले पॉइंट से यहाँ से नीचे तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो सेम लग रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक यदि टाइम टी लग रहा है तो यहाँ से यहाँ तक भी टाइम टी ही लग रहा है भाई। मज़ा आ गया जी, समझ रहे हो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। टू स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग व्हेन इट क्रॉसेज ए point below 5 meter from the top. Another stone start to fall from a point 25 meter below the top. Both stones reach the bottom of the building simultaneously. The height of the building age. बिल्डिंग की हाइट बतानी है जी आपको, तो मैं मान लेता हूँ कि हाइट है h, हाइट h है। समझ रहे हो ना। तो एक स्टोन जो है इनिशियली इसको ड्रॉप किया गया था, लेकिन ये 5 मीटर जब नीचे चल लिया था, 5 मीटर जब तक ये नीचे पहुंच गया था, तो इसको यहाँ तक कुछ टाइम लग गया होगा। देखते हैं वो टाइम कितना लगा होगा। उसी टाइम पर जब ये 5 मीटर नीचे पहुंच गया तो यहाँ से जो बिल्डिंग की टॉप से 25 मीटर नीचे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एक स्टोन को नीचे फेंका गया और इन दोनों स्टोन को नीचे तक पहुँचने में सेम टाइम लगा।
नीचे तक पहुंचने में सेम टाइम लगा, मतलब ये वाला टाइम और ये वाला टाइम दोनों सेम होंगे। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, इन दोनों टाइमों की निकाल देंगे अपन, कोई बात नहीं अपने लिए। तो सबसे पहले मुझे यह बताओ कि इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है जी, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है जी। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, पहले ये बताओ। ये है h-25, ठीक है। अरे बच्चे, और बच्चे, ये बात आप समझ रहे हो ना। तो मैं क्या करता हूँ जी, इस वाले पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। कैसे निकालूंगा भाई, ये मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो टाइम निकाल दूँ क्या? अरे बोलो। और मुझे चाहिए इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी, और टाइम निकाल देता हूँ। तो एज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, एज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। एज की वैल्यू -5, इनिशियल वेलोसिटी 0, मतलब ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, प्लस हाफ इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर। 5 to just 10, माइनस कट जाएगा, t इक्वल्स टू +-1, सो यू विल गेट 1 सेकेंड। तो भाई यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 1 सेकेंड लगेंगी भाई, इस जगह से इस पॉइंट तक आने में इसको 1 सेकेंड लगेंगी, 1 सेकेंड लगेंगी जी। अब मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम मुझे पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है। अब h निकालना है, तो क्या पॉइंट नंबर 1 से लेके इसको पॉइंट 2 मान लेता हूँ, इसको पॉइंट 3 मान लेता हूँ, पॉइंट 4 मान लेता हूँ ग्राउंड को। पॉइंट 1 से 4 के लिए डायरेक्टली एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दूँ कि नहीं। एस की वैल्यू इस पॉइंट से इस पॉइंट तक -h, यू की वैल्यू 0, मतलब ये टर्म 0, हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। टाइम कितना लगेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, अब बोलो जी। यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड लग चुके हैं और नीचे वाले तक t लग रहा है, तो t+1 टोटल टाइम लगेगा कि नहीं, बोलो रे बोलो। h की वैल्यू 5t+1 का होल स्क्वायर आएगी या नहीं, अरे बोल दो रे यार। यहाँ से h इक्वल्स टू 5t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 5 आएगी या नहीं, h की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। अरे बोल दे यार, अरे बच्चे बोल दे यार, मुझे खुशी बहुत मिल जाएगी यार। अब मैं क्या करता हूँ, पॉइंट नंबर 3 से लेके पॉइंट नंबर 4 तक के लिए इक्वेशन लगा देता हूँ। पॉइंट नंबर 3 पर भी स्टोन को ड्रॉप किया गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसके लिए भी 0। एस की वैल्यू ये वाला डिस्प्लेसमेंट मतलब h-25, लेकिन माइनस में आएगा, वो क्यों आएगा समझ गए ना, क्योंकि वो नीचे की डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, यू टी वाली टर्म 0 हो जाएगी, प्लस हाफ एक्सेलरेशन -10। यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लग रहा है, t लग रहा है यार। यहाँ से यहाँ तक टाइम तो t लग रहा है यार। जो टाइम यहाँ से यहाँ तक लग रहा है वही टाइम यहाँ से यहाँ तक लगेगा भाई। जो टाइम यहाँ से यहाँ तक लग रहा है वही टाइम यहाँ से यहाँ तक लगेगा यार। तो 2 5 10, तो -h-25 इक्वल्स टू -5t स्क्वेयर। You have one equation, you have second equation, now you have two variable h and t। आपके पास 2 वेरिएबल है h and t, तो आप क्या इनसे t की वैल्यू निकाल दोगे, पहले t की वैल्यू निकाल दोगे ना पहले, क्योंकि इस इक्वेशन को मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूँ तो ये हो जाएगी भाई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 ये बस माइनस अंदर ले गया मैं क्या करना चाहता हूँ मैं ये काम करना चाहता हूँ, दोनों को ऐड करना चाहता हूँ, 1+2 करना चाहता हूँ। तो 1+2 कर देता हूँ, कोई रोकने वाला तो है नहीं मुझे कि रोकोगे आप, नहीं रोकना यार, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो दोनों को ऐड करोगे भाई तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 25 बचेगा, क्योंकि एच से एच चला जाएगा, ये 5t स्क्वायर ये 5t स्क्वायर से चला जाएगा, तो यहाँ पे 10t + 5 बचेगा। तो 10t की वैल्यू आ जाएगी 20, तो t की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड। यदि t की वैल्यू 2 सेकेंड आ चुकी है तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, हाइट आ जाएगी, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो हाइट आ जाएगी। तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ भाई t की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ। 5 × 2 × 4 प्लस 2 × 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 × 4 4 8 और 1 9 9 4 9 5 द 45। Answer is 45 meter. So you will get the height of the building 45 meter. इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था जो आपको नहीं आता हो। ये तो इजी क्वेश्चन था यार, इजी क्वेश्चन था। देखो
एक बिल्डिंग थी जिसकी हाइट h है, आपने इनिशियल पॉइंट से एक पत्थर ड्रॉप किया, लेकिन वो पत्थर जैसे ही 5 मीटर नीचे पहुंचा, जैसे ही 5 मीटर नीचे पहुंचा आपने सेम टाइम पर, जब ये 5 मीटर नीचे पहुंच गया उस टाइम पर आपने इस बिल्डिंग के 25 मीटर नीचे एक खिड़की थी उससे भी एक पत्थर ड्रॉप कर दिया। कब? जब पहला वाला पत्थर 5 मीटर नीचे पहुंच गया था तब आपने यहाँ से एक पत्थर ड्रॉप कर दिया। कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया, अब क्या करें, कर दिया तो कर दिया। अब ये बोल रहा है कि जो इस पहले वाले स्टोन को जो टाइम लगेगा कब से कब तक, जब ये 5 मीटर तो ऑलरेडी आ चुका है नीचे, लेकिन अब जो टाइम लगेगा इसको नीचे तक पहुंचने में 5 मीटर के बाद, और जो इस पत्थर को नीचे तक पहुंचने में टाइम लगेगा वो दोनों टाइम सेम है। तो ये जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक का, ये दोनों टाइम है यहाँ से यहाँ तक का, वो दोनों सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसी 2 इक्वेशन बना रहा हूँ जिसमें h और t आते हो। h और t आएंगे तो मुझे टाइम भी पता चल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, यदि ये क्वेश्चन ये पूछ ले आपसे कि इस फर्स्ट जो स्टोन है उसको इनिशियल पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 4 तक टोटल टाइम कितना लगा, तो आंसर क्या दोगे आप, 3 सेकंड, क्योंकि टी की वैल्यू अपनी कितनी आई थी, 2 सेकंड। टी तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम है, तो इसको टोटल टाइम कितना लगेगा, t+1 टोटल टाइम, क्योंकि 1 सेकंड ऑलरेडी इसको लग चुके थे 5 मीटर नीचे आने। तो मैंने क्या किया, पॉइंट नंबर 1 से लेके 2 तक के लिए एक इक्वेशन ऐसे इक्वल टू ut + ½ a² है, एस की वैल्यू -5, यू की वैल्यू 0, तो ये वाली टर्म 0, हाफ ए की वैल्यू माइनस है इंटू t²। तो t की वैल्यू मुझे निकालनी थी कि यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा, तो टाइम मेरा 1 सेकंड आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन मैंने लगाई s = ut, मतलब इस पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक टोटल। तो इस पॉइंट से s की वैल्यू -s, ut वाली टर्म 0 जाएगी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0, ut + ½ a² हाफ इंटू ए की वैल्यू -10, t मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक यदि t लगा, यहाँ से यहाँ तक 1 लगा, तो टोटल टाइम t+1 का होल स्क्वायर। एक इक्वेशन हो गई तैयार। अब मैं देखो इक्वेशन में ऐसे किन पॉइंटों के बीच लगा रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना। मैं इक्वेशन उन पॉइंट्स के बीच में लगा रहा हूँ जहाँ पर मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है। क्यों वो इक्वेशन क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि एक टर्म 0 हो जाएगी, मेरे लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। यदि मैं v² = u² + 2as लगाता तो मुझे फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी चाहिए होती, लेकिन अभी मैं एक ही वेलोसिटी से काम चला रहा हूँ और एक वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी वो ले रहा हूँ जहाँ पर वेलोसिटी 0 है यार, ये बात दिमाग लगा के चलना। तो मैं दूसरी इक्वेशन लगा रहा हूँ पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 3 से लेके 4 तक के लिए। तो 3 से 4 तक मुझे पता है ये टोटल हाइट h है, उसमें से 25 मीटर ये है, तो बची हुई h - 25। इसके लिए भी इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि पत्थर 25 मीटर नीचे से भी ड्रॉप ही किया गया था, तो इनिशियल वेलोसिटी इसके लिए भी 0। तो ये टर्म 0, s की जगह h - 25, और माइनस क्यों आया, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट नीचे। s = ut + ½ एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 इंटू t², यहाँ से यहाँ तक तो टाइम t ही लगा था, t²। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, क्या नहीं निकाल सकते क्या यार, इतनी कमज़ोर हुए होगे आप, नहीं हुए ना, तो ये निकाल सकते हो। अब बोलोगे सर आप तो इसको बार बार रिपीट करते जा रहे हो, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना यार, ये जो क्वेश्चन है वो दिल के करीब होते हैं यार, इनको दिल के करीब होते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार ये आप सभी को आने चाहिए यार, ताकि तो मज़ा आए थोड़ा, ताकि मज़ा आए थोड़ा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, कोई क्वेश्चन ऐसा है क्या जो आप के हाथों से निकल जाए, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या जो आप नहीं कर पाओ, ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या जो आप नहीं कर पाओ। देखो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो एक्सटी ग्राफ वाला मैंने कराया था, ये याद है, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन में कराया था। इस इक्वेशन में क्या था कि एक स्कूल था पॉइंट नंबर ऊपर, ये पॉइंट पी और क्यू पर 2 घर हैं भाई, तो ये वाली डिस्टेंस पहले ही पूछी थी किसका घर ज़्यादा पास में, फिर उनकी वेलोसिटी का पूछा था किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ये सारी चीज़ें पूछी थी। ये क्वेश्चन जेईई में आया हुआ है भाई, ये क्वेश्चन जेईई में आया हुआ है जो एनसीईआरटी में सॉल्व करवा दिया था। ठीक है, तो घबराना नहीं, उसको देख के घबराओगे क्यों, वैसे एनसीईआरटी में सॉल्व भी कर लिया तो बाकी तो भाई इसमें क्वेश्चन कोई ऐसे है नहीं खास, बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व करना, यदि आपको नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, आप वापस सॉल्व करना। ठीक है, यदि तब भी नहीं आएंगे तो आप पूछ लेना यार, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, इसी के साथ आज इस चैप्टर को समाप्त कर देते हैं। थैंक यू सो मच।